जैसे देखिए बड़े कलाकार और स्टार कलाकार, हम तो पहले तो ये नहीं मानते। एक तो मेरे अंदर ये नहीं है, क्योंकि मैं ये स्टूडियो जो शुरू किया हूँ तो किसी बड़े कलाकार से नहीं शुरू किया। आने के लिए तो सब आए हैं, चाहे पवन सिंह जी हो गए, चाहे खेसारी लाल यादव जी हो गए, प्रमोद प्रेमी हो गए, एक बहुत सारे रवि किशन जी हो गए, सारे बड़े बड़े जो भी स्टार हैं, राकेश मिश्रा हो गए, दीपक दिलदार हो गए, जितने कलाकार हैं सब लोग आए हैं। मोहन राठौर हैं, आलोक कुमार हैं, शिल्पी राज हैं, सभी कलाकार यहाँ पर आकर के गाते हैं और अपना भाई जो ज़रूरत रहता है उसको आप जाओ पहले क्लास करो। जो पैसा हमको देने आ रहे हो ना, ये पैसा लेकर के संगीत क्लास में जाओ और वहाँ पर जाकर के 2-4 महीना 6 महीना कुछ भी ज्ञान अर्जित कर लो। उसके बाद फिर हमारे पास आना। बहुत पैसा आ रहा है, मंच पे देखते हैं कि एकदम पैसा उड़ रहा है, उसके बाद फिर बुकिंग इतने पैसे में हो रही है, तो उनके दिमाग में रहता है कि हम भी ये कर लेंगे। नमस्कार, मैं आनंदम और आप देख रहे हैं दर्पण न्यूज़ नेटवर्क। इस समय हम मौजूद हैं एमएम स्टूडियो पर। एमएम स्टूडियो के संस्थापक मुन्ना मिश्रा जी हमारे बीच में मौजूद हैं। हम लोग आज बात करेंगे इनके स्टूडियो की स्थापना के बारे में और स्टार्टिंग से लेके अब तक जो मुकाम इन्होंने हासिल किया है उसके बारे में। एक संक्षेप में हम परिचय इनका दे दें। आप पूर्वी उत्तर प्रदेश में भोजपुरी, हिंदी गानों की डबिंग करते हैं। साथ ही साथ आपने भोजपुरी फिल्मों की डबिंग और एडिटिंग पे महारत हासिल की है। पूर्वांचल के बहुत से कलाकार आपके यहाँ स्टूडियो में आते हैं, अपने गाने कंपोज कराते हैं। कई स्टार यहाँ पर नई उपलब्धियों को प्राप्त कर रहे हैं। कई स्टार यहाँ से निकले हैं जो कि बड़े स्तर पे भी गए हैं, और जो फिल्मों के बड़े स्टार हैं वो भी आपके यहाँ आते हैं और अपने गाने कंपोज कराते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है सर हमारे चैनल में। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और वो दर्पण न्यूज़ नेटवर्क के सभी दर्शकों को मेरे तरफ से प्रणाम है, और जय भोजपुरी परिवार। भोजपुरी के क्षेत्र में आप ज़्यादा काम करते हैं और हिंदी की भी डबिंग करते हैं। सबसे पहला हमारा सवाल होगा, आपका ये जो स्टूडियो है, इस स्टूडियो की स्थापना आपने कैसे की और इसके बारे में आपका क्या ख्याल आया कि यहाँ पे आके पूर्वोत्तर में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में आकर के एक स्टूडियो की स्थापना की जाए और म्यूज़िक की इंडस्ट्री को मुकाम दी जाए यहाँ पे, और आपने इसकी स्थापना कैसे करी? जैसे हम तो शुरुआत और मुंबई से ही किए हैं, और उसके बाद गोरखपुर आने के लिए कुछ हमारे मित्रगण और कुछ लोग ऐसे कलाकार जो हम ऐसे जगह से हैं, गोरखपुर से ही हैं, और तमाम तरीके की परेशानियों को सहते हुए हम मुंबई गए थे। और यहाँ के कलाकारों के लिए वाकई में उस समय कुछ विशेष ऐसा नहीं था कि जिनको प्लेटफॉर्म यहाँ से मिल सके, आप कुछ कर सकें या कुछ उनसे काम करा सकें। तो फिर जब हम वहाँ पर ज्ञान अर्जित कर लिए, उसके बाद फिर हम गोरखपुर आए लगभग 2012 में। 2012 में आए यहाँ पर, और 2012 में आकर के फिर हम वापस मुंबई गए। उसके बाद फिर आए, तो लगभग 12 या 13 के बीच में स्टूडियो का स्थापना हम लोग गोरखपुर में किए कि यहाँ रह करके कुछ वर्क किया जाए। किस प्रकार के गानों को आप यहाँ कंपोज करते हैं अपने यहाँ स्टूडियो में? थोड़ा सा उन गानों के बारे में बताएं जिससे कि हमारे दर्शक और अच्छे से आपके स्टूडियो के बारे में जान सकें। जैसे यहाँ पर गानों का कंपोज, देखिए संगीत जो है ना, जिस तरीके का गीत माहौल चल रहा है, जैसा हम गोरखपुर में हैं तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग भोजपुरी का काम करते हैं। भोजपुरी के हमारे कलाकार हैं, क्षेत्रीय लोकगीत के कलाकार हैं, तो भोजपुरी का ही होता है। और विशेष करके हमारी रुचि जो होती है जिसमें किया जाए, तो भोजपुरी लोक क्षेत्र से जो भी गीत होते हैं, जो हमारे विधा के गीत होते हैं, चाहे जो भी हमारे कल्चर के गीत होते हैं, सब उन सबों को ज़्यादा करके हम लोग करना चाहते हैं। बाकी जिस तरीके के गीत हैं, मेलोडी सॉन्ग हो गया, चाहे सैड सॉन्ग हो गया, जिस तरीके का गीत है उसको किया जाता है जैसा रिक्वायर आता है। यहाँ पे स्टूडियो स्थापना के पहले आपने कोई कोर्स भी किया है? इसके पहले अगर कोई कोर्स है तो उसके बारे में दर्शकों को बताएं। जैसे देखिए, हम यहाँ से गए हैं तो सीखने के लिए मुंबई में ही, तो वहाँ पर एज ए रिकॉर्डिस्ट के लिए पहले जानकारी लिए हैं, सब वहाँ पर जा कर के सीखे हैं, और बाकी धीरे धीरे एक्सपीरियंस के हिसाब से सारा चीज़ होते चला गया। साउंड इंजीनियरिंग इस क्षेत्र में बहुत फेमस है और लोग करते हैं साउंड इंजीनियरिंग के, जैसे बीटेक वगैरह के कोर्स के बारे में अधिकतम लोग जानते भी हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म कोर्स भी हैं क्या इसके, और जो करके लोग आसानी से काम पा सकें इसमें? बिल्कुल, अगर जैसे देखिए आप वहाँ से इंजीनियरिंग कोर्स करने जा रहे हैं तो भी आप अच्छा है, लेकिन वो करने के बाद भी आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है।
और हम लोग प्रैक्टिकल सीखे हुए हैं ज़्यादा, और स्टूडियो में रह करके मुंबई में रह करके वहाँ पर कुछ लोग ज्ञानी लोग हैं, उन लोग के सानिध्य में जा करके जानकारी हम लोगों ने लिया है। तो ऐसा ये नहीं है कि हम वहाँ पर इंजीनियरिंग करेंगे तभी हमको सब कुछ आएगा। आप वहाँ से भी कर सकते हैं, उसके बाद भी जानकारी भी लेकर के आप कर सकते हैं। जितना स्टूडियो हमारे भोजपुरी के लिए खुला हुआ है, अगर इंजीनियरिंग के लिए रहता तो शायद नहीं होता उतना, ना तो कोर्स किस समय कोई दे पाता है। आजकल लोग चाह रहे हैं कि तुरंत हमको जानकारी हो जाए, तो तुरंत भी जानकारी के लोग बैठे हुए हैं। मान लीजिए आप, कुछ लड़के हम लोग के पास आते हैं जो कोर्स कर चुके हैं, फिर भी आते हैं सीखने के लिए, उनको भी बताया जाता है और वो सीख करके अपना जा कर के काम करते हैं। गुण तो एक्सपीरियंस से ही आएंगे। बिल्कुल, एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी होता है। आप सीख लीजिए, ज़रूर आपके पास नॉलेज हो जाएगा, लेकिन फिर भी एक्सपीरियंस आपको चाहिए। आपके इस स्टूडियो में जी। कितने बड़े कलाकार आए हैं जिनके साथ आपने काम किया है? जैसे कि फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे नाम हैं जो सिंगिंग के क्षेत्र में फेमस हैं, उन नामों में से कुछ नाम आप बताएं और कुछ गानों के बारे में बताएं जो आपने यहाँ पे उनके साथ किया है। जैसे देखिए, बड़े कलाकार और स्टार कलाकार, हम तो पहले तो ये नहीं मानते, एक तो मेरे अंदर ये नहीं है, क्योंकि मैं ये स्टूडियो जो शुरू किया हूँ तो किसी बड़े कलाकार से नहीं शुरू किया हूँ। और मेरे लिए बड़ा कलाकार सम्मानीय ज़रूर है, लेकिन बड़ा मायने नहीं रखता है, जान लीजिएगा। ये एमएम स्टूडियो का पहचान नए कलाकारों से है, और नए कलाकारों को ही मौका देने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। नहीं तो बड़े कलाकार मुंबई में बहुत गवाया हूँ, बहुत सारे, हिंदी से लेकर के भोजपुरी के मोहम्मद अजीज़ साहब को, साधना सरगम जी को, उदित नारायण जी को, ऐसे जगह से मैं सीखा हूँ कि जो बड़ा से बड़ा कलाकार जो है सब वो स्टूडियो पे आते थे, लोग करते थे, हम लोग वहाँ से सीखे हुए हैं। तो यहाँ पर हम गोरखपुर आए हैं ना, तो किसी बड़े कलाकार के लिए नहीं आए हैं। यहाँ पर हम उस कलाकार के लिए आए हैं जिसको नहीं आता है, उसको सिखाने के लिए आए हैं, उसको बैठाने के लिए आए हैं। वो वहाँ जाएगा और बड़ा कलाकार कहलाएगा। तो आने के लिए तो सब आए हैं, चाहे पवन सिंह जी हो गए, चाहे खेसारी लाल यादव जी हो गए, प्रमोद प्रेमी हो गए, एक बहुत सारे, रवि किशन जी हो गए, सारे बड़े बड़े जो भी स्टार हैं, राकेश मिश्रा हो गए, दीपक दिलदार हो गए, जितने कलाकार हैं सब लोग आए हैं। मोहन राठौर हैं, आलोक कुमार हैं, शिल्पी राज हैं, सभी कलाकार यहाँ पर आकर के गाते हैं और अपना भाई जो ज़रूरत रहता है उसको करते हैं। लेकिन मेरी वरीयता सबसे ज़्यादा नए कलाकारों पे होती है। सर, जैसे अगर कोई भी कलाकार आता है जो बड़े फिल्म के हो गए या फिर फेमस हैं, उनके जो गाने हैं वो गाने कंपोज करने के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। हमने सुना है कि जैसे मान लीजिए सोनू निगम जी हैं, तो वो माइक का कोई पार्ट है जो 60-70 लाख रुपए का है, वो लेके चलते हैं अपना। तो ऐसे बहुत से कलाकार यहाँ पे भी आते होंगे, तो उनकी रिक्वायरमेंट होती होगी, वो सारी रिक्वायरमेंट यहाँ पूरी हो जाती है? पूरी हो जाती है, सब रिक्वायरमेंट है। कोई भी कलाकार आएगा जिसको जो ज़रूरत होती है ना, देखिए ज़रूरत क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जो सोनू निगम वाली बात कर रहे हैं वो तो एक अलग ऐसा है। अब ऐसा सोनू निगम की अगर बात करेंगे तो लेकर के चलते हैं, तो कुमार सानू क्यों नहीं लेके चलते हैं, उदित नारायण क्यों नहीं लेके चलते हैं, शान क्यों नहीं लेके चलते हैं, अभिजीत दा क्यों नहीं लेके चलते हैं। ये एक अलग मैटर है। ठीक है, उनको पसंद है कि हमारी वॉइस इस पे अच्छी लगती है, हम अपना लेकर के चलेंगे। बाकी जितने और लोग नहीं हैं बॉलीवुड के, जितने बड़े, कैलाश खेर जी क्यों नहीं लेके चलते हैं, सुखविंदर क्यों नहीं लेके चलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो उनके इक्विपमेंट के हिसाब से काम होता है भाई। आपको जो वर्क है ना, वो वर्क आपको चाहिए, वो स्टूडियो से प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ पर वो सब सारी चीज़ें हैं अवेलेबल कि जो आप काम करिए। बाकी अब कि हमारे लिए ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए, ले करके चलिए, तो वो एक अलग विषय है। लेकिन यह है कि जिनको भी जो ज़रूरत होता है वो यहाँ पर अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। सर, क्षेत्रीय कलाकार में क्या होता है, ने अधिकतम देखा है कि भोजपुरी में लोग भाग के आते हैं, थोड़ा बहुत अगर गाना जान गए तो भाग के आएंगे स्टूडियो पे, और स्टूडियो पे ऑटो ट्यून वगैरह लगा के उनके गानों को सही किया जाता है। तो किसी ऐसे कलाकार के साथ आपने कभी काम किया है जो सुर का ज्ञान उनको न हो, उनकी जिद हो कि हमें म्यूजिक कंपोज करना ही है, और आपने उनका म्यूजिक कंपोज किया हो? जी, किए हैं बहुत सारे कलाकार। हम तो ऐसे जगह, वही तो कह रहे हैं, हम ऐसे जगह बैठे हुए हैं कि जहाँ पर ऐसे ही लोग ज़्यादा आते थे। अब तो धीरे धीरे लोगों के अंदर ज्ञान हो गया है, और नहीं भी होता है तो उनको देते हैं हम लोग, इसको सीखिए आप लोग, और सीखते हैं वो लोग, और फिर उसके बाद हम लोग गवाते हैं। एक बार नहीं गा पाता है उसको दूसरी बार बुलाते हैं फिर गवाने के लिए। सुनते हैं कि अगर मिक्सिंग करने में हो जाएगा तो ठीक। और ये जो बात है ना कि ऑटो ट्यून किसी बेसुरे को सुर में नहीं लाता है। ये जो लोग बोलते हैं, अधिकतम ये फेमस है ऑटो ट्यून पे गाना, ऑटो ट्यून पे लोग गाते हैं ना, जिनको लगता है कि ऑटो ट्यून की वजह से कुछ भी बोल देना, कि ऑटो ट्यून की वजह से बेसुरा सुर में आ जाएगा,
ये विधान ऑटो ट्यून की नहीं, ऑटो ट्यून सिर्फ मीठा करता है, और वो भी आप सुर में गाएंगे ना तो ही आपके साथ काम करेगा वो। ऐसा नहीं है कि आप एकदम उखड़ गए हैं और उसके बाद जैसे आपने एक दीवार बना रहे हैं और दीवार को ही टेढ़ा कर दिए और फिर प्लास्टर से उसको सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं आप, तो ऐसा नहीं है। वो दीवार जब सीधी रहेगी ना, या थोड़ा बहुत अगर है तो चलो ठीक है, प्लास्टर में एडजस्ट आप कर लेंगे, वही कलाकारों में है। अगर कलाकार के अंदर गायकी नहीं है तो आप ऑटो ट्यून से थोड़ी गवा लें। ऑटो ट्यून क्या होता है, वो गायकी के लिए थोड़ी होगी कि आपको गवा देगा, वो सुर मिला देगा, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ आपको सपोर्ट कर सकता है, वो सिर्फ सपोर्ट करता है। ये सब कहने की बातें हैं कि ऑटो ट्यून से और बेसुरे लोग भी गा लेते हैं। वो बेसुरे लोग को पहले सिखाया जाता है, जिनको नहीं समझ है वो आकर के स्टूडियो में पहले देखें, उनको सिखाया जाता है, बताया जाता है कि ठीक है बाबू, इसको ऐसे करो वैसे करो। नहीं समझ में आ रहा है, 2 दिन के बाद आओ, 4 दिन के बाद आओ। फिर जब देखते हैं हम लोग कि नहीं है गाने लायक है, फिर उसको संगीत क्लास के लिए हम लोग भेजते हैं कि आप जाओ पहले क्लास करो, जो पैसा हमको देने आ रहे हो ना, ये पैसा लेकर के संगीत क्लास में जाओ और वहाँ पर जा कर के 2-4 महीना 6 महीना कुछ भी ज्ञान अर्जित कर लो, उसके बाद फिर हमारे पास आना। तो पहले सीख लें, उसके बाद आएँ। भाई, केवल आपके पास कुछ भी नहीं आएगा तो हम कैसे कर लेंगे? कुछ तो आपके अंदर ढंग होना चाहिए। हम लोग के पास जैसे फ़ोन आते हैं, चाहे वो तो बुलाते हैं स्टूडियो पे, चाहे फ़ोन पे ही सुन लेते हैं। अगर उस लायक लगते हैं तो फिर स्टूडियो बुलाते हैं, नहीं लगते हैं तो बोल देते हैं भाई कहाँ रहते हो, तो वहाँ ये संगीत विद्यालय है, चले जाओ, जाकर के उधर पहले ज्ञान ले लो। तो ऐसा नहीं है कि एकदम बेसुरे ही लोग हैं। और वो ठीक है भाई, कुछ वैसे भी मिलते हैं, और जिनको जैसे आपके अंदर इच्छा है, कला है, कुछ चीज़ की कमियां है, उसको हम लोग यहाँ पर पूरा कर सकते हैं आपको बता करके। बिल्कुल है, आपको नहीं आएगा तो कैसे होगा जी। सर, इतने दिनों से आप काम कर रहे हैं, लगभग हमें लग रहा है कि 6-7 साल आपने जो बताया है यहाँ पे काम करते हो। यहाँ पर हमको काम करते हो गया 10 साल हो गया होगा, 10 साल हो गया गोरखपुर में। तो सर, इतने दिन से आप काम कर रहे हैं, तो यहाँ आपने क्षेत्रीय कलाकारों की बहुत सी समस्याओं को देखा होगा। सर, वो समस्याएं क्या है जिसमें क्षेत्रीय कलाकार हमारे पिछड़ते जा रहे हैं? जैसे जानते हैं, हमारे यहाँ क्षेत्रीय कलाकार में सबसे बड़ा जो कॉमन एक प्रॉब्लम है वो है जल्दीबाजी। वो देख करके दूसरे को आते हैं ना कि फला हिट हो गए हैं, अच्छा उनका बैकग्राउंड उनको पता नहीं होता है। वो यूट्यूबर हैं, यूट्यूब से देख रहे हैं, वो उनको ये नहीं पता है वो पहले किए, कितना स्ट्रगल उनका है, कितना समय उन्होंने दिया है। वो तब देखते हैं जब वो हिट हो गए जी। और उसके बाद उनको लगता है कि अरे ये तो अभी लग रहा है 2 ही दिन पहले हिट हुआ है, ये अभी आया है गायक और ये हिट हो गया, तो हम भी चलते हैं कर लेते हैं। और उसके बाद जब ख्वाब भी देखते हैं, भाई तो है ड्रीम का ही है, ये है दुनिया कि बहुत पैसा आ रहा है, मंच पे देखते हैं कि एकदम पैसा उड़ रहा है, उसके बाद फिर बुकिंग इतने पैसे में हो रही है, तो उनके दिमाग में रहता है कि हम भी ये कर लेंगे, लेकिन वो पीछे का चीज़ नहीं समझ पाता है। तो फिर वो आते हैं कि भैया हमको भी ये गवा दीजिए और जल्दी से एकदम मार दीजिए कि फलाने जैसा वजिया कर दीजिए, चाहे वो कर दीजिए। भाई जो उनका अज्ञानता है तो उसको हम लोग बताते हैं कि ऐसे नहीं है, उसको समझो। शायद इसीलिए हम लोगों ने इस प्रोग्राम का नाम भी जो है माया नगरी रखा है, क्योंकि ये माया की नगरी है। लोग भाग के आते हैं, इसमें पैसा देखते हैं, इसमें नाम शोहरत देखते हैं और लोग आते हैं। और आने के बाद यहाँ पे सच्चाई पता चलती कि भाई इधर तो बहुत संघर्ष है। जैसे बैक एंड में आदमी ने 10 साल, 15 साल, 20 साल का संघर्ष किया है और अब जाकर के कहीं उसे 1-2 गाने वायरल हुए या फिर जो फिल्में हैं चल गई तो आगे आ गए और वो स्टार बन गए। बिल्कुल, बहुत 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 कठिनाई है। और जो भी सिंगर आज मार्केट में है, चाहे जो कर रहे हैं, उनका बैक देखिए, वो 5 साल 10 साल सब लोग रगड़े हुए हैं, बहुत घिस पीट करके यहाँ पर आए हुए हैं। और हमको नहीं लगता है कि इस इंडस्ट्री से अधिक कहीं स्ट्रगल है। जितनी मेहनत हमारे फिल्म इंडस्ट्री में है उतना कहीं नहीं है, और इसमें सफलता के चांस भी कम रहते हैं, फिर भी लोग आ रहे हैं, इसमें लोग आते हैं क्योंकि वो सपना इन लोगों को है। जैसे 2 चीज़ है इसमें, नेम और फेम दोनों है। आप इसमें पैसा भी कमाते हैं और आपका चेहरा भी रहता है, लोग आपको सम्मान भी करते हैं, अलग जगह आप जाते हैं, हर जगह आपको एक रुतबा मिलता है, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है लोगों को। लेकिन है मेहनत बहुत ज़्यादा। जब आप इसमें अंदर आएंगे और जो लोग हैं आए हुए हैं उनका बैकग्राउंड एक बार पता करिए, तो किसी भी कलाकार को इतनी जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए, उसको सीखिए। जैसे कोई भी अभी आप कोर्स करने जाएंगे, आप संगीत विद्यालय गए ही नहीं, एक हमारे यहाँ क्षेत्रीय कलाकारों में थोड़ा सा हिम्मत भी एक बहुत मतलब ये है लोगों के अंदर कि उनको कुछ नहीं आता है फिर भी वो गाने का कोशिश करता है, प्रयास जरूर करते हैं एकदम, भले ही उनकी ट्रेनिंग ना हुई। और सबसे बड़ी समस्या यहाँ की ये भी है कि बैक एंड से सपोर्ट नहीं है। हम लोग भी थिएटर किए हुए हैं। जब हम लोग थिएटर कर रहे थे 2 साल तक हमारे पिताजी को पता ही नहीं था कि हमने थिएटर किया हुआ। 2 साल बाद हमने बड़े हिम्मत करके उनको बताया
और विद्यालय जाते थे। अब एडमिशन हुआ था, हम लोग वहाँ से स्किप करके या जो भी समय हमारे पास बचता था उसमें हम लोगों ने थिएटर किया था। यही स्थिति है। तो यही स्थिति होती है। जैसे पहले बताने से तो सब लोग डरते हैं ना, जैसे बहुत घर से वरीयता थोड़ी मिलती है। आप अगर संगीत क्षेत्र में जा रहे हैं, चाहे सिनेमा क्षेत्र में जा रहे हैं, तो आप ऐसा नहीं है कि घर से आपको परमिशन मिल रहा है जल्दी, अब मिलने लगा है। हम लोग के समय में नहीं था, लेकिन अब मिलने लगा है कि भाई ठीक है, आप संगीत सीखना चाहते हो तो संगीत सीख लो, एक्टिंग करना चाहते हो तो एक्टिंग सीख लो। अब थोड़ा बहुत लोगों को ट्रस्ट हो गया है, परिवार वालों को, कि नहीं हमारा बेटा जाएगा तो इसमें से कुछ सफलताएं उसको मिल सकती हैं, अच्छा धन कमा सकता है। बेटा को बाप पढ़ाता है तो उसकी ज़रूर इच्छा होती है ना कि हमारा बच्चा जा कर के आगे करेगा क्या, और उनको भविष्य इसमें दिखता नहीं था पहले। अब थोड़ा सा लगने लगा है कि नहीं भाई, कोई वो देखो उतना कमा लिया, वो उतना कमा लिया, चाहे देख करके, और उनका भी थोड़ा सा सीना चौड़ा हो जाता है। कभी लोग थोड़ा उतने गलत दृष्टि से नहीं देखते, अभी भी देखते हैं लोग, अभी भी इस फील्ड को बड़ा सम्मान की दृष्टि से लोग नहीं देखते हैं, जिनको समझ नहीं है। आप ये तो मान रहे हैं कि अब पहले की कंपैरिजन में अब जो है कोऑपरेशन मिल रहा है, फैमिली का। अभी फैमिली का कोऑपरेशन मिल रहा है। हम लोग के पास बच्चे के पिता, पेरेंट्स उनके लेकर के आते हैं जी। तो अब ये देख करके बड़ा अच्छा लगता है हम लोग को कि क्या समय था, और अभी कम से कम पेरेंट्स उनके माँ बाप लेकर के बच्चों को आते हैं कि हमारे बच्चे को सिखाइए और उनको संगीत में जोड़िए। तो कोऑपरेशन तो है ही है जी। सर, आपका ये जो एमएम स्टूडियो है जी, इसकी सफलता का मूल मंत्र क्या है? देखिए एमएम स्टूडियो की सफलता कहिए या किसी भी चीज़ का सफलता कहिए ना, तो हमें ज्ञान यही मिला है कि आप जो भी वर्क करिए पूरी ईमानदारी से करिए, उस काम के साथ ईमानदारी आप करिए। हम आपके साथ गलत कर रहे हैं, इनके साथ गलत कर रहे हैं, वो एक अलग मैटर है, लेकिन जिस काम को हम कर रहे हैं ना, उस काम के साथ ईमानदारी ज़रूर करें। तो हम अगर म्यूज़िक बना रहे हैं, हम अगर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना, तो पूरी ईमानदारी के साथ करें, चाहे वो नया लड़का हो, पुराना स्टार हो, नया छोटा स्टार हो, कुछ भी हो। नहीं आता है, आता है, उसको जो भी आप करिए कम से कम ईमानदारी से करिए। जितना आपको आता है उतना कम से कम उसको बताइए। अगर वो सीख जाता है तो ठीक है, नहीं सीखता है तो उसका मैटर है, लेकिन कम से कम आप ईमानदारी करिए। ये नहीं कि आपको आ रहा है फिर भी आप थोड़ा सा बचे बचे रहे, ठीक है चलो बड़ा स्टार आएगा तो उसके लिए करेंगे, उसके लिए क्यों करेंगे, हमको ये जानकारी है तो जो बड़ा आदमी आएगा उसको हम उसके लिए यूज करेंगे, ऐसा नहीं है। मेरा बस एक ही चीज़ है कि चाहे वो बड़ा स्टार हो, चाहे छोटा स्टार हो, नया कलाकार हो, पुराना कलाकार हो, हमारे लिए एक ही है और हम उसको उसी तरीके से ट्रीट करते हैं। बस चाहे इसको सफलता मान लीजिए, चाहे जो मान लीजिए। ईमानदारी से काम करना ही सफलता का मंत्र निकलता है यहाँ से। बिल्कुल बिल्कुल। सर, जो लोक कलाकार हैं हमारे यहाँ के, तो लोक कलाकार को अपनी जो सफलता है आपसे, उससे कुछ प्रेरणा ले सकें, कुछ ऐसी सलाह दें जिससे कि वो अपना डेवलपमेंट कर सकें और म्यूजिक के क्षेत्र में अपना नाम कर सकें। देखिए, लोक कला से अगर आप आते हैं ना, तो सबसे पहली बात, सबसे सरल चीज़ जो आपके लिए होता है, हमारी भाषा। जिस भाषा में हम पैदा हुए हैं, जो चीज़ हमारी मातृभाषा है, और हमारी मातृभाषा है भोजपुरी जी। तो हमको जितना भोजपुरी बोलने में आसान लगेगा ना, उतना हिंदी बोलने में नहीं लगेगा, इंग्लिश बोलने में नहीं लगेगा। उसके लिए सीखना पड़ेगा हमको, उर्दू सीखना पड़ेगा, इंग्लिश सीखना पड़ेगा। तो सबसे ज़्यादा अगर आप लोक क्षेत्र से आते हैं और लोक कला की विधा में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी लोक कला को ही लेकर के आप आगे बढ़िए। जो आपका पैदाइशी असर उसमें रहेगा, परिवार भी सपोर्ट करेगा, सब लोग आपको सपोर्ट करेंगे और जल्द से जल्द आपको सफलता मिलेगी। हम तो यही जानते हैं कि अगर लोक कला से आप आते हैं तो लोक को समझिए और उस पर आप वर्क करिए। सर, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मिलते हैं किसी और एपिसोड में, फिर किसी प्रसिद्ध हस्ती के साथ। देखते रहिए दर्पण न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद।